हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में जो हम लोग स्टैटिक पॉइंट जानते हैं उन स्टैटिक जीके में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, कुछ क्लियर करेंगे आप लोगों के डाउट जो लोगों ने कल पूछे थे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग जानेंगे क्वेश्चन और आंसर एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में। तो पूरी वीडियो आपको इन तक देखना है और इसकी क्विज़ भी आपको सॉल्व कर लेनी है। क्विज़ मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर, और उसी ऐप पर दोस्तों डेली ऑडियो रिवीजन भी कराया जाता है, तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर लिया करो। ऑडियो रिवीजन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सारी PDF फाइल्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला, विश्व की सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और इनके बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की GDP ग्रोथ रेट घटाकर कितना कर दिया है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी दोस्तों अभी फाइनली अपना GDP ग्रोथ रेट इंडिया के लिए घटा दिया है, और अब बताया इन्होंने 1.9%। आपको याद आ रहा हो, IMF ने भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यही बताया था। ठीक है, 1.9%। फिलहाल इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एजेंसी फिच ग्रुप कंपनी की ही एक पार्ट है, सब पार्ट हम लोग कह सकते हैं, और इसने अपना नया अनुमान तो बताया 1.9%, लेकिन इससे पहले क्या बताया था? इससे पहले इसने बताया था अपना अनुमान 3.6%। इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इसने अपना बताया 1.9%। अब दोस्तों इंडिया की GDP ग्रोथ को लेकर के और जो भी बैंकों ने, जो भी संस्थाओं ने अपना अनुमान बताया है, उन सभी का हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे कम अनुमान IMF ने बताया था 1.9% अभी तक का, ठीक है, और उतना ही इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी बता दिया। हालांकि IMF ने ये भी बोला था साथ ही साथ कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज़्यादा होगी। यानी इंडिया भले ही इतना कम दर से आगे बढ़ेगा, लेकिन दुनिया में सभी देशों की अपेक्षा सबसे तेज़ बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों इससे ज़्यादा बताया था मूडीज़ ने 2.5%, और इसके ऊपर इससे ज़्यादा बताया था 2.8% वर्ल्ड बैंक ने। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और उससे भी ज़्यादा ADB ने बताया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4.0%, और अभी तक का सबसे ज़्यादा अनुमान बताया है यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, कितना? 4.8%। ये रही इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए। GDP के बारे में मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों किसी भी देश द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में उस देश के अंदर जितनी भी सेवाओं का, जितनी भी सुविधाओं का, जितने भी उत्पादों का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, उसे ही कहते हैं उस देश की GDP। क्लियर है? चलिए, और ये है GDP ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब यही होता है कि एक साल में वो GDP कितनी दर से बढ़ रही है। क्लियर? तो यही ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया? दोस्तों ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है पिच ब्लैक 2020, और ये कोविड-19 के चलते अभी हाल ही में कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है इस बार का संस्करण। ठीक है, अब इसका अगला संस्करण होगा, कब होगा? वो होगा 2022 में। ठीक है, पिछला संस्करण हुआ था 2018 में, और ये वाला होना था 2020 में, लेकिन अभी इसे कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो अब अगला संस्करण कब होगा? 2022 में होगा। ठीक है, कारण क्या था? कोविड-19 महामारी। तो ये किसके किसके बीच में होना था? ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, उसके बीच में, और भारत की इंडियन एयरफोर्स के बीच में। तो दोनों एयरफोर्स के जो हेड हैं उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के हेड हैं मेग ह्यू फील्ड। कौन है? मेग ह्यू फील्ड। और इंडियन एयरफोर्स के RKS भदौरिया यानी राकेश सिंह भदौरिया जी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ये रहा मैप में। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप ही है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, ये जो मैं ग्लोब वाला मैप आपको दिखाता हूँ, अब आपको तुरंत आइडिया लग जाया करेगा कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और किस कॉन्टिनेंट में है। अभी तक क्या होता था, आप लोग कन्फ्यूज़ हुआ करते थे, लेकिन जब से मैंने मैप जैसे आपको बताना शुरू किया है, अब आपको आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि भारत कहाँ पर है और देश कहाँ पर हैं ग्लोब में। ठीक है, राजधानी यहाँ की कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, पार्लियामेंट यहाँ की भी संसद का नाम है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। स्कॉट मॉरिसन 30वें प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में एयरटेल ने किस कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है? तो एयरटेल ने अभी हाल ही में नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। किस लिए? अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अब ये दोनों कंपनियों द्वारा भारत में 9 सर्कल्स में दोस्तों नोकिया के SRAN सॉल्यूशंस को स्थापित करने के लिए ये समझौता किया गया है। क्लियर है? तो अब इससे एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं, एयरटेल के जो यूजर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर होगा, साथ ही साथ कनेक्टिविटी क्वालिटी में और ज़्यादा ग्रोथ देखी जाएगी। क्लियर है? तो एयरटेल और नोकिया के बीच में ये हुआ है समझौता, कितने का? $1 बिलियन का। अभी एक समझौता दोस्तों फेसबुक का हुआ था जियो के साथ, रिलायंस जियो के साथ, कितने का? 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी रिलायंस जियो में, और ये अभी तक का भारत में सबसे बड़ा FDI था, इसे ध्यान रखना है। चलिए अब एयरटेल के बारे में जानते हैं। एयरटेल, इसके फाउंडर और चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल जी। गोपाल बिट्टल हैं इसके MD और CEO। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नोकिया के बारे में बात करते हैं। नोकिया दोस्तों फिनलैंड की कंपनी है। 1865 में इसकी स्थापना हुई, फिनलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है। और राजीव सूरी का नाम अभी आपने ज़रूर सुना होगा, अभी कुछ ही दिन पहले इनका नाम आया था। ये MD और CEO हैं वर्तमान में वहाँ पर, लेकिन अगस्त में ये इस्तीफ़ा दे देंगे। इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, अगस्त में ये इस्तीफ़ा दे देंगे। राजीव सूरी, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने दोस्तों स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है। ये योजना क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस योजना के तहत दोस्तों समूह का जो प्रत्येक सदस्य होगा वो मैक्सिमम 5,000 तक का लोन ले सकता है, और एक समूह द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। किस बैंक से? इंडियन ओवरसीज बैंक से। स्वयं सहायता समूह है क्या? स्वयं सहायता समूह दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ये गांव में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उन ग्रुप्स का एक लोन स्कीम की तरह से जोड़ा जाता है, एक प्रकार से। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको लोन दिया जाता है इस स्कीम के तहत, फिर वो धीरे धीरे करके पूरा करते हैं। तो ये होता है स्वयं सहायता समूह। अभी दोस्तों इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था। एक बहुत बड़ी योजना थी उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा, उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बना था इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने वाला। इसका डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, मिशन शक्ति विभाग। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था स्वयं सहायता समूहों के लिए। ये तो थी रिवीजन वाली पॉइंट। फिर से आ जाते हैं हम लोग इस पर। अब ये तो रही स्कीम, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, उसको भी ध्यान रख लीजिए। तो पहली जो कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि ये स्कीम केवल उन्हीं स्वयं सहायता समूहों के लिए होगी जो इंडियन ओवरसीज बैंक से मिनिमम 2 लोन लेकर के अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा किए हैं, लोन की पूर्ति कर दी है समय पर। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इस स्कीम का लाभ केवल 30 जून 2020 तक ही उठाया जा सकता है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक आया है तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये दोस्तों भारत का 9वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। पब्लिक सेक्टर के बैंक टोटल भारत में है 12, उनमें से 9वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। टोटल 12 बैंकों की मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। टाइटल को टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ढूंढिएगा जरूर। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भारत में बैंक के प्राइवेट्स हैं, कौन कौन सी सरकारी बैंक हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये है 9वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक। 1937 में हुई थी इसकी स्थापना, चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर, और कर्णम शेखर इसके MD और CEO हैं। और वहीं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है TCA रंगनाथन जी। हालांकि आपको MD और CEO का नाम पर ज़्यादा फोकस करना होगा, इन्हीं का नाम ज़्यादा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, निम्न में से किस धावक पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन लगाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में झूमा खातून पर 4 वर्षों का बैन लगाया गया है डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। इन्हें एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा बैन किया गया है। 2018 में ही दोस्तों गुवाहाटी में एक नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुआ था, तो उस दौरान स्टेरॉइड का सेवन इन्होंने किया था। जब ये वाडा द्वारा टेस्ट की गई, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तब इनको डोपिंग टेस्ट में फेल पाया गया और 4 वर्षों का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, झूमा खातून दोस्तों ये मध्यम दूरी की धावक हैं, और जब ये जून में जो हुआ था 2018 में गुवाहाटी में नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप, उस दौरान ये 1500 मीटर रेस में और 5000 मीटर रेस में ये ब्रॉन्ज मेडल भी लाई थी, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये तो रही डोपिंग टेस्ट में फेल होने की कुछ कंडीशंस। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसी मंथ में एक न्यूज़ आई थी शुरुआत में कि मलेशिया और थाईलैंड के वेट लिफ्टर्स पर टोक्यो ओलंपिक में बैन कर दिया गया है।
मलेशिया और थाईलैंड के वेट लिफ्टर्स को, इसे याद रखना है। और कुछ ही महीनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि रूस पूरी कंट्री को ही रूस कंट्री के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी को टोक्यो ओलंपिक 2020 या कहें 4 वर्षों के लिए ओलंपिक में बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना है, वाडा द्वारा किया गया है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना? तो देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित देश का ये पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है, प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने वाला। चलिए, प्लाज्मा थेरेपी आई है तो इस पर हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, केरल पहला राज्य बना था प्लाज्मा थेरेपी से टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला। और केरल का अगर हॉस्पिटल की बात करें, किस हॉस्पिटल में पहली बार शुरू हुआ, तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने पहली बार प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की थी। ठीक है, इससे कोविड-19 के मरीजों की इलाज करने की। और अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था कि गुजरात की स्मृति ठक्कर पहली महिला बनी थी प्लाज्मा डोनर, इसे भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया? तो कर्मी बोट लॉन्च किया है दोस्तों केरल ने। ये कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए एक प्रकार का रोबोट लॉन्च किया गया है। इस रोबोट की मदद से जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें जो मरीज़ रखे गए हैं उनके पास जाकर ये सामान वगैरह दिया करेगा। ठीक है, दवाइयाँ हुआ या फिर खाने पीने का सामान दिया करेगा, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये केरल के एर्नाकुलम हॉस्पिटल में शुरू किया गया है। ठीक है, एर्नाकुलम में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहीं पर शुरू किया गया है। अच्छा, झारखंड भी दोस्तों इससे पहले रोबोट लॉन्च कर चुका है। झारखंड वाले रोबोट का नाम था कोबॉट। क्या नाम था? कोबॉट। झारखंड का भी यही था सिस्टम। और IIT रोपड़ ने भी कुछ ऐसा ही लॉन्च किया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था वार्ड बॉट। याद रखिएगा, वार्ड बॉट IIT रोपड़ ने लॉन्च किया, कोबॉट लॉन्च किया झारखंड ने, और कार्मी बॉट लॉन्च किया केरल ने। क्लियर? अब केरल आया है तो केरल के बारे में भी जान लेते हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, पिनरई विजयन यहाँ के हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और पेरियार नदी केरल में ही बहती है। केरल ये रहा दक्षिण में भारत में। ठीक है, केरल हाईकोर्ट आया है। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं S मनी कुमार जी, इनका नाम याद रखना है। केरल किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो ये बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से। क्लियर है? अच्छा, केरल में ही सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के चलते प्रतिबंध लगाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के चलते प्रतिबंध लगाया गया है, बैन किया गया है इनको PCB के द्वारा। PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। कितने वर्षों के लिए बैन किया गया? इनको 3 ईयर के लिए, 3 वर्षों के लिए बैन किया गया है। ठीक है, उमर अकमल पाकिस्तान के ये बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं, और इनको तीनों फॉर्मेट पर बैन कर दिया गया है। ठीक है, 2020 में जो PSL हुआ था उसमें भ्रष्टाचार में ये लिप्त पाए गए थे। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट से कल भी एक न्यूज़ आई थी। एक खिलाड़ी हैं सना मीर, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। तो कल मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। वीडियो में अब और ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाई गई है, इस वजह से और ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बनने में टाइम लगती है, वीडियो एक्सपोर्ट होने में, एडिट होने में, सब में टाइम लगता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा समय लगाओ 1 मिनट का, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं, किस महारत्न कंपनी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की? दोस्तों, NTPC ने। NTPC एक महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने लेह कहाँ पर है? लद्दाख की राजधानी, और दिल्ली में, लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की प्रोजेक्ट या परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो टोटल 10 हाइड्रोजन कार और हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक बस लाए जाएंगे। हाइड्रोजन कार और हाइड्रोजन बस का क्या मतलब है? इसका मतलब है हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में उसमें यूज किया जाएगा, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली। ठीक है, होता क्या है, हाइड्रोजन जो बेस्ड फ्यूल होता है उसमें कार्बन का एमिशन ना के बराबर या बहुत ही कम होता है। ठीक है, या जीरो हम लोग कह सकते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है इसे फ्यूचर का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस वगैरह में पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग और रिवाइज करेंगे। अभी 2018 में एक न्यूज़ आई थी कि दुनिया में पहली बार जर्मनी ऐसा पहला देश बना था दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला। याद रखिएगा, जर्मनी पहला देश बना हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन शुरू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस पूर्व नासा प्रमुख का निधन हो गया?
तो अभी हाल ही में जेम्स एम बेक्स का दोस्तों निधन हो गया है, जो कि पूर्व नासा प्रमुख थे। नासा के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, ये 6वें एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1981 से लेकर 1985 तक ये एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के। नासा आपको पता ही होगा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में टोटल 20 स्पेस मिशन सक्सेसफुली लॉन्च करवाए हैं। ठीक है, अब ये तो थे जेम्स एम बेक्स। निधन से कुछ और भी क्वेश्चंस थे, उनको भी मैंने इसी क्वेश्चन में मर्ज कर दिया। जैसे विजय मिश्रा, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? ये दोस्तों प्रख्यात ओडिया लेखक थे, ओडिया पटकथा लेखक थे और नाटककार थे। 2013 में इनकी एक बुक आई थी वानप्रस्थ, और उसके लिए इनको संगीत नाटक कला अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये कई मूवियों में, कई फिल्म्स में, कई सीरियल्स में अपनी पटकथा दे चुके हैं। ठीक है, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक और आपको नाम दिख रहा है, रोनी राय। रोनी राय दोस्तों ये फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट थे। और अभी जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का 2019 का इंग्लैंड में, उसको भी इन्होंने कवर किया था। रोनी नाम से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और बंगाली न्यूज़ दैनिक आजकल से ये जुड़े थे। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखना है। ये 3 निधन तो अभी आज की वीडियो में मैंने बताया। कल की वीडियो में मैंने आपको देवानंद कुंवर के बारे में बताया था, जो कि ये बिहार के, त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। तो इनका भी निधन हुआ था। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट की, और कुछ आपके डाउट्स क्लियर करते हैं जो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस कल पूछे थे। तो आई थिंक ये सेशन आज का रहेगा, जिससे हम लोग डाउट्स भी क्लियर करते चलें। आगे ऐसा ना हो कि आगे हम लोग पढ़ते चलें और पीछे भूलते जाएं। इस वजह से हम लोग आज का डाउट सेशन रखेंगे और कुछ पॉइंट्स जानेंगे। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में। कल पहला जो क्वेश्चन आया था कि भारत को प्रायद्वीप या उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। जब भी कोई भूभाग होगा, कोई ज़मीन का ऐसा पार्ट होगा जो चारों तरफ से जल से घिरा होगा, तो उसे तो कहेंगे द्वीप। ठीक है, लेकिन जब कोई वही बड़ा पार्ट होगा, बहुत ही बड़ा भूभाग होगा और चारों तरफ से महासागर से या सागर से घिरा होगा, तब उसे कहा जाएगा महाद्वीप। लेकिन दोस्तों जब किसी भूभाग का मैक्सिमम पार्ट जल से घिरा होगा लेकिन पूरा पार्ट नहीं घिरा होगा, तब उसे उप महाद्वीप या प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत का आप लोग देख रहे हैं, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है, तो यानी कि और ऊपर जमीनी स्थल है। तो यानी कि पूरा का पार्ट जो है, पूरा का पूरा पार्ट ये जल से नहीं घिरा है, सिर्फ नीचे का मैक्सिमम पार्ट जो है यही जल से घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है। तो यही कारण है कि इसे प्रायद्वीप या उप महाद्वीप कहा जाता है। ये क्लियर है। दूसरा जो लोगों का डाउट था वो ये था कि गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी बोल रहे हैं और गोदावरी को भारत में सबसे लंबी नदी बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई नदी जो भारत में ही शुरू हुई और भारत में ही पूरा घूमी, जहाँ जहाँ तक गई, फिर उसका उद्गम स्थान से मुहाना हो गया। ठीक है, तो यानी कि वो भारत में ही चली, केवल किसी अन्य देश में नहीं चली, तो वो भारत में हो गई सबसे लंबी नदी, अगर वो लंबी नदी है तो। लेकिन दोस्तों कोई नदी ऐसी भी है जो भारत में तो बहती है, भारत के साथ साथ अन्य देशों से भी होकर बहती जाती है। हालांकि ये नदी लंबी तो है, लेकिन जितना पार्ट इसका भारत में बहता है उससे ज़्यादा पार्ट कोई ऐसी और भी नदी है जो तय करती हो भारत में। सिंपल से समझिए, जो गंगा नदी का भारत में पार्ट बहता है उससे ज़्यादा पार्ट, उससे ज़्यादा दूरी तय करती है गोदावरी नदी। इस वजह से गोदावरी नदी जो है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी जो है, क्योंकि ये गंगा नदी जो है वो भारत में ही उद्गम होता है, तो भारत की ही नदी हुई, भारत में ही सबसे ज़्यादा पार्ट बहता है, तो इसलिए भारत की ही नदी कहेंगे इसे। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कहेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी नहीं कहेंगे। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आपको। अच्छा, गंगा से आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको लिखा हुआ था इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट जानिए। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और कन्फ्यूजन मैं आपको दे रहा हूँ। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तब आप कावेरी नदी को कहेंगे। ठीक है, गोदावरी आ ही गया है तो गोदावरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और उसके बाद ये महाराष्ट्र से तो हुई ही, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जाकर इसका मुहाना आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ये भी बहती है। अच्छा, ये आप लोग नदियों वाली वीडियो ना समझिएगा, नदी के लिए मैं आपको बताऊंगा डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा भारत की जितनी भी नदियां हैं। ठीक है, अभी केवल बेसिक जानकारी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और आंसर हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे एशिया में ही दोस्तों, एशिया महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर होती है? मानसरोवर में होती है, मेघालय में। अच्छा, मेघालय आप लोग बता दो कहाँ पर है? यहाँ पर मेघालय।
मेघालय बांग्लादेश के जस्ट ऊपर में है, ठीक है, यहीं पर है मेघालय। और यहाँ पर मानिसराम में होती है भारत में क्या, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा। और विश्व में अगर पूछा जाए सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको यमन, ठीक है, यहाँ पर यमन में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है, या यमन को हम लोग सबसे शुष्कतम स्थान भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे शुष्कतम स्थान अगर पूछा जाएगा यानी सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो यमन में होती है, अरब देशों का। और इधर मैंने आपको बताया था ना, इधर लाल सागर है और यहाँ पर सुएज नहर है और इधर भूमध्य सागर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इधर एशिया पड़ता है क्योंकि, और इधर पड़ गया अफ्रीका, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो आप बताएंगे लाल सागर और सुएज नहर। लाल सागर और सुएज नहर अलग करता है एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से। इतना क्लियर है। अच्छा, एशिया में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश चीन है, क्योंकि चीन देख रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये समुद्र को कवर कर रहा है, ठीक है। इधर जापान सागर है, फिर पीला सागर मैंने आपको बताया था, फिर ये पूर्वी चीन सागर, नीचे दक्षिण चीन सागर। एशिया में विश्व का या विश्व में ही सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश तो चाइना ही है, एक डाटा है, इसे भी ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। और चाइना ही दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं का और चावल का प्रोडक्शन करता है, क्लियर है। हालांकि कोरोना वायरस का भी प्रोडक्शन इसी ने किया है। चलिए, तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आज भी मिले होंगे। इसकी क्विज आप लोग सॉल्व कीजिएगा जरूर दोपहर में। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही कुछ कुछ करके हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे आने वाले समय में। जब तक लॉकडाउन चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि उनको सेपरेट वीडियो चाहिए। देखिए दोस्त, सेपरेट वीडियो भी आएगी। करंट अफेयर में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे। होता क्या है, करंट अफेयर आप लोग की आदत बन चुकी है, करंट अफेयर आप लोग डेली देखते हो, लेकिन अदर वीडियोज़ आप लोग डेली नहीं देख पाते हो। ये मैंने एनालिसिस किया हुआ है अपने चैनल पर। तो इस वजह से इसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डोज अगर आपको देंगे तो आपका फ़ायदा होता जाएगा, ठीक है। अलग से वीडियो बनाने में अलग से टाइम लगेगा, अलग से एडिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और हो सकता है प्रॉपर्ली रेगुलर ना बन पाए। इस वजह से इसी में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानते चलेंगे, ठीक है। चलिए, इन दोनों क्वेश्चंस की जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रविशंकर, साबिर आलम, चंद्रकेतु कुमार, पूजा चौधरी, चांद बाबू, विकी राज, मनु पांडे, नरेंद्र मीना, कृष्ण कुमार, सुरभि गुप्ता, नेहा जायसवाल, दीपिका, विजय यादव, गुड्डू कुमार, अवंतिका सिंह। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।